हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एलिगेशन मेथड। ये जो होता है ये सिर्फ एक मेथड होता है, इसको चैप्टर नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, यो ऐसा क्यों है? क्योंकि एलिगेशन का यूज हम अलग अलग तरह के चैप्टर्स में यूज करते हैं। जैसे कि आपका एवरेज चैप्टर में यूज होता है, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होता है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, और SI/CI में भी यूज होता है, इवन मिक्सचर में भी यूज होता है। तो इस मेथड को हमें समझना है पहले। और ये एलिगेशन होता है क्या, जैसा कि इसका नाम है पृथकीकरण, यानी कि चीजों को क्या करना है, अलग करना है। यानी दो मिक्सचर अगर मिल के और एक मिक्सचर बना हुआ है तो उसमें पूछा जाता है कि पहला वाला मिक्सचर और दूसरा मिक्सचर का पार्ट कितना कितना है। ठीक है, तो यही चीज यहां से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके तरीके। पहले तो इसके कंडीशन समझते हैं कि कंडीशन क्या होता है जब एलिगेशन आप यूज करते हो। पहला कंडीशन होता है कि यहां 3 क्वांटिटीज का यूज रहता है। तो यहां 3 सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होता है। ठीक है, 3 सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज मतलब 3 एक ही प्रकार के मात्रक होते हैं। ठीक है, 3 एक समान मात्रक होते हैं, एक समान मात्रक होते हैं। ठीक है, अब ये एक समान मात्रक का मतलब क्या हुआ? एक समान मात्रक का मतलब हुआ कि जैसे अगर बात हम स्पीड की करेंगे, स्पीड एंड स्पीड ही होगा। और एक और चीज यहां पे ध्यान रखना है कि उस स्पीड में जो उसका यूनिट होगा वो हर जगह सेम होना चाहिए। यानी कि किलोमीटर पर आवर अगर एक जगह यूज हुआ है तो बाकी दोनों जगह भी किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर पर सेकंड अगर एक जगह यूज हुआ है तो बाकी दोनों जगह भी मीटर पर सेकंड ही यूज होगा। यानी कि हर जगह यूनिट भी सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है कि यहां जो क्वांटिटीज यूज हो रही है वो होनी चाहिए डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि आश्रित मात्रक होना चाहिए। अब इस आश्रित मात्रक को समझने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके चलता हूं यहां और उससे बताता हूं कि आश्रित मात्रक का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं बात करूं अगर कि आप कहीं जा रहे हो, किसी प्लेस पर जा रहे हो और जाने के दौरान आपका जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। जबकि सेम डिस्टेंस को अगर आप रिटर्न आते हो उस दौरान आपका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे अगर पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो अगर आप एवरेज स्पीड ऐसे निकाल देते हो कि 20 + 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25, तो हो जाएगा गलत जवाब। क्योंकि ये जो चीज होती है यही होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इसको मैं प्रूव करके बताता हूं कि क्यों गलत होगा 25। देखो जरा, 20 है, 30 है, एलसीएम ले लेते हैं 60। ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस, अगर दूरी जो है 60 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 60 किलोमीटर कवर करते हो तो टाइम लगेगा आपका 2 आवर्स, 3 आवर्स। तो ये 3 हो जाएगा, जबकि 30 के स्पीड से आओगे तो लगेगा 2 आवर्स। अब मैं एवरेज स्पीड की अगर बात करूं तो देखो ये बंदा गया है 60 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे में। जबकि वापस आया है 60 किलोमीटर कितने में, 2 घंटे में। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 120, लेकिन जो टाइम लगा वो लगा 5 आवर्स। तो 120 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया आपका, 24 किलोमीटर पर आवर। यानी ये कह सकते हैं आप कि जो एक पर्सन अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, और एक दूसरा पर्सन है जो कि सेम टाइम पे चलना शुरू करता है 24 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वापस आता है, तो दोनों सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे। ये होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि ये डिपेंड हो रहा है किस पे, आवर यानी कि टाइम पर, समय पर ये डिपेंड कर रहा है
कि कितने समय में कितना दूरी तय किया गया है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 80 आउट ऑफ 100 while the average marks of girls in the same class is 90 out of 100। तो ये एवरेज मार्क्स है बॉयज और गर्ल्स का। पूछा जाएगा फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। बोला गया है कि क्या एक कक्षा में लड़कों का औसत अंक जो है 100 में से वो 80 है, जबकि लड़कियों का औसत अंक 90 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा। आप अगर ये गलती से 80 + 90 / 2 यानी 85 करते हो तो गलत हो जाएगा, गलत होगा। सही क्या होगा फिर नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता ही नहीं है। जब तक हमें बॉयज और गर्ल्स का नंबर नहीं पता होगा आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि मैंने तो ये जिक्र किया ही नहीं कि बॉयज और गर्ल्स इक्वल हैं। वो एक कंडीशन जरूर हो सकता है कि इक्वल हो सकते हैं, पर आंसर उस बेस पे आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैथ्स है, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया हुआ है, डेटा मिसिंग है, तो यहां कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। यही चीज क्या होता है, डिपेंड करा किस पे, नंबर पे। अगर नंबर नहीं मालूम है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इन्हीं तरह की क्वांटिटीज को बोला जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी आश्रित मात्रक जो किसी और पर डिपेंड करती है। तो देख लेते हैं एक लिस्ट आश्रित मात्रक का, क्योंकि आपका जो एलिगेशन है वो एक चैप्टर नहीं है, बस मैं यहां पर उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, कहां कहां पर यूज होता है वो बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस उसके देखेंगे। देन हम आगे जब पढ़ेंगे अगले जो भी चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स पे जब जब जहां जहां एलिगेशन यूज होते हुए नजर आएगा मैं आपको वहां बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इधर आगे, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज बोला जाता है। जैसे मैं बात करूंगा स्पीड यानी कि चाल की, तो होता क्या है, ये हो जाता है आपका दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। ये क्या होता है, ये भी डिपेंडेंट किस पे, टाइम पे। ये आपका औसत, अगर औसत की बात करेंगे तो औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने भी हैं, तो ये बोला जा सकता है कि योग, सबका योग, और बटे में कुल संख्या कितनी है वो डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका औसत। जबकि यहां बैटिंग एवरेज, अभी देखिए अभी आईपीएल चल भी रहा है, चाहे क्रिकेट में तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी है, अभी जो जनरेशन है वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहती है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, क्योंकि अब गर्ल्स को भी फी जो है सेम ही दिया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, यानी अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं रही, समानता का अधिकार का एक कदम आगे बढ़ चुका है। तो यहां पर वही चीजें है कि आप भी ऐसा नहीं है कि दूसरी ही चीजें देखते रहो और क्रिकेट से नफरत करो, क्रिकेट से नफरत मत करो, क्योंकि कई जगह इसकी बहुत वैल्यू है। जैसे अगर पिछले साल में बात करूं तो आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था एक डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें क्रिकेट टॉपिक ही था, क्रिकेट से रिलेटेड था। तो अगर आपको पता नहीं होगा और आप अगर नफरत करते हो, दूर रहते हो, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल खड़ा कर देगा कि आपके सिलेक्शन में वो बाधा बनेगा। तो बेटर है थोड़ा सा प्यार करना शुरू कर दो, किससे, क्रिकेट से। ठीक है, बैटिंग एवरेज की मैं बात करूंगा यहां पे, तो ये बल्लेबाजी औसत होता है, बल्लेबाजी औसत। अब एक बैट्समैन का काम क्या होता है, रन बनाना, तो यहां पर वही है कि रन बनाया, लेकिन कितना, हर पारी में, मतलब जितनी बार पारी वो खेला। लेकिन एक चीज और है, वो जो पारी होगी वही काउंट होती है जिसमें वो आउट हुआ है, जिसमें वो नॉट आउट रहा है यानी नाबाद रहा है, वो पारी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा पारी, लेकिन पारी सिर्फ वही जिसमें वो आउट हुआ है। इसके बाद ये आएगा आपका बॉलिंग एवरेज, जो कि गेंदबाजी औसत होगा, गेंदबाजी औसत, ये सब काम आएगा एवरेज में। तो गेंदबाजी औसत, ठीक है, गेंदबाजी औसत, यहां पे गेंदबाज का काम क्या होता है, विकेट लेना। तो एक गेंदबाज कितना रन देकर एक विकेट ले लेता है, वही उसका क्या होता है, गेंदबाजी औसत होता है।
ठीक है, वही उसका गेंदबाजी औसत होता है। चलो, इसके अलावा रेट यानी कि ये हो जाता है आपका दर। अब ये दर कैसे होता है, जैसे बोला जाता है ना कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, तो वही दर होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका प्राइस, यानी उसकी जो मूल्य होगी वो, और बटे में उसका भार। तो ये कुछ क्या होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं जिनमें एलिगेशन यूज होता है, एलिगेशन लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी लिस्ट है। अब देखिए यहां प्रॉफिट परसेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इनटू 100 भी होता है ना यहाँ परसेंटेज, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू क्या होता है 100, यानी कि लाभ प्रतिशत जो है आपका, लाभ प्रतिशत वो होता क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो कितने में खरीदे, उससे आप कितना ज्यादा या उससे कितना कम में बेचते हैं, उसी के बेस पे प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। तो दोनों का जो बेस होता है यानी डिनोमिनेटर होता है वो होता है आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये होती है आपकी हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत, तो पहले तो हानि आएगा, और हानि हुआ किस पर है, तो क्रय मूल्य पर। यह आपका आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला यूज होने वाला है आगे चल के जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ डिस्काउंट यानी कि छूट पढ़ेंगे। छूट जिसको कहीं बट्टा भी बोला जाता है, दोनों चीजें सेम होती है, छूट या बट्टा प्रतिशत। अब ये क्या होता है, छूट, जो भी छूट दिया हुआ है, और बटे में मार्क्ड प्राइस यानी कि उस पर लिखा हुआ है, एमआरपी जो होता है मार्क्ड रिटेल प्राइस होता है, उसी तरह ये मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस मतलब क्या हो गया आपका, अंकित मूल्य। ये हुआ अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो जाएगा। उसके अलावा एक और चैप्टर एसआईसीआई आता है जहां आता है आपका ब्याज का दर। ब्याज का दर होता है, देखो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। 100 कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू आर, यानी आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसआई अपॉन पी के। तो दिख रहा है कि रेट जो है वो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल होता है, यानी ये हो जाएगा आपका ब्याज और बटे में हो जाएगा मूलधन। ठीक है, मूलधन। अब लास्ट, ये अभी अभी जो चैप्टर हमने फिनिश किया है, क्या है ये, दूध का भिन्न, या यहां पानी का, वाटर का भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका दूध, और ये हो जाएगा आपका मिश्रण। क्योंकि ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर कोई आपसे बोलता है कि 5 लीटर, जैसे अगर दूध आपके घर आ गया तो दूध में पानी है मिला हुआ है, देखो दूध में पानी नहीं होता है, वो मिश्रण में पानी होता है। ठीक है, दूध में पानी कैसे, दूध के साथ पानी है। जैसे एक एग्जांपल, मतलब ऐसे देखा जाए तो लड़के और लड़कियां अलग अलग होता है। तो क्लास में लड़के हैं या स्टूडेंट में लड़के हैं, स्टूडेंट में लड़कियां हैं। आप ये नहीं बोलोगे लड़कों में लड़कियां हैं, लड़कियों में लड़के हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है। सेम वही चीज है, मिल्क अलग चीज होती है, वाटर अलग चीज होती है, दोनों डिफरेंट होता है, और दोनों मिल के बनता है मिक्सचर। तो मिक्सचर में होता है आपका मिल्क, और वाटर भी मिक्सचर में ही होता है। तो आप जब भी फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो मिल्क अपॉन मिक्सचर होता है, या फिर वाटर डिवाइडेड बाय मिक्सचर होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जहां पर आपका एलिगेशन यूज हो सकता है या होता है, वो भी ध्यान रहे। 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए। अब ये 3 क्वांटिटीज की अगर मैं बात कर लिया तो थोड़ा सा एक चीज और अब समझ लेते हैं। यहां पर क्या अभी देखना है कि ये जो है इसका फॉर्मेशन होता कैसा है। चलिए उसका फॉर्मेशन एक बार मैं बता दूं यहां पर। ठीक है, उसका फॉर्मेशन बता देता हूं कि फॉर्मेशन होता कैसा है। अब यहां पर होता क्या है कि 3 तरह की क्वांटिटी है। तो एक होता है चीपर यानी कि सस्ता, और एक होता है डियरर जो होता है महंगा, और एक और मान होता है
जो बोला जाता है मीन यानी मध्यमान। अब देखो हमें क्या करना होता है, हमारा काम होता है यहां पर क्रॉस में डिफरेंस यानी अंतर निकालना। डिफरेंस में बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें से इसको माइनस करना, नहीं, डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना। सीधा सा बात है, मीन जो है वो चीपर से, सस्ते वाले से ज्यादा ही होगा, तो हमारा यहां हो जाएगा मीन माइनस चीपर। यहां देखा जाए तो डियरर और मीन के अंदर डियरर ज्यादा होगा तो डी माइनस एम ये आ जाएगा। अब ये एक रेशियो देता है, और बता दें कि ये जो भी पार्ट होता है ये वो चीपर का रहता है और ये रहता है आपका डियरर का। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जब हमने स्पीड वाला बात किया तो ये 20 ले लिया, 30 ले लिया। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि ये चीपर यहां हो, जिसकी जिक्र पहले है वो पहले, जिसकी जिक्र बाद में वो बाद में। ये डियरर इधर हो सकता है, चीपर उधर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये मीन से एक वैल्यू अगर छोटी है तो दूसरी बड़ी ही होगी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे 20, 30 और मीन हमारा आया था क्या 24, आप यहां से माइनस करोगे तो ये 4, यहां से माइनस करोगे तो ये 6, कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 3:2, ये एक रेशियो बना। ठीक है, यही रेशियो की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 20 के स्पीड वाले का ये बताएगा, 30 के स्पीड वाले का ये बताएगा। लेकिन दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो 3:2 जो है वो रेशियो है किसका, स्पीड का है, टाइम का है, या फिर डिस्टेंस का है। तो एक चीज एकदम दिमाग में बैठा के रखो कि जब भी इस तरह का आता है, जैसे मैं बात अगर स्पीड की कर रहा था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जिक्र टाइम की हुई है, तो रेशियो यही बताएगा। जो भी जितना मैं फॉर्मूलाज लिखवाया वो सब के जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वही आपका रेशियो बताता है, यानी कि ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। जैसे कि यहां पर ये टाइम का रेशियो हो गया, तो 20 के स्पीड से 3 आवर्स में 60 किलोमीटर, 30 के स्पीड में से 2 आवर्स में 60 किलोमीटर, ये आपका क्या है, टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, ये टाइम का रेशियो हो जाता है। और जैसे अगर एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, यानी कि नंबर का ये हो जाएगा। बैटिंग एवरेज की बात करूं तो ये इनिंग हो जाएगा। बॉलिंग एवरेज की बात करूं तो ये विकेट हो जाएगा। इवन प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाऊं, प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो ये सीपी होगा, एसपी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। बस थोड़े से ही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ताकि आप बस इसको सॉल्व करना सीख जाए। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अ सम ऑफ कितना है 118 वाज शेयर्ड अमॉन्ग 50 बॉयज एंड गर्ल्स। 50 क्या है, लड़के और लड़कियां। ईच गर्ल्स रिसीव्ड 2.60 रुपीज एंड ईच बॉय रिसीव्ड 1.80 रुपीज। ये बहुत पहले की बात है, अब तो ये चलता भी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां कितनी है आपको बताना है। 118 रुपए की राशि 50 लड़के तथा लड़कियों के बीच बांटी गई। प्रत्येक लड़की को 2.6 रुपया और प्रत्येक लड़के को 1.80 रुपया मिला। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए। अब यही चीजें देखना है कि ये पर गर्ल्स बॉयज ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, देखो टोटल देख लिया जाए। टोटल में आप ईच स्टूडेंट बोल सकते हो। टोटल में आप ईच स्टूडेंट कितना पाएगा, तो देखो 118, लेकिन वो कितने 50 लोगों में बांटा गया है, तो हर पर्सन को कितना मिलेगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 तो वो चला ही गया। 5 से रखेंगे तो आएगा ये 2, फिर आया 3, ठीक है, यह आया आपका 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 6, यही होगा। तो 2.36 आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स यहां पे रख दो। ये बॉयज हो गए, यह आपकी हो गई गर्ल्स। बॉयज को मिल रहा है 1.80 और ये है 2.60, इधर है 2.36। यहां से सॉल्व कर लेंगे, यह आया 0.24, जबकि यहां से अगर देखा जाए तो ये आ गया 0.56। अब ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, मतलब हमारा जो रेशियो बना वो 3:7 बना। किसका? बॉयज और गर्ल्स का। टोटल कितने थे? 10। तो 10 की वैल्यू थी 50, अगर 1 की वैल्यू हो गई 5 तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 35। यही चीज है, ये आप कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है, या एक और तरीका होता है कि ये 50 मान लेते हैं कि सारे बॉयज ही है। अगर सारे बॉयज ही हैं या 50 जो है सारे गर्ल्स ही हैं, तो वो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो, बॉयज और गर्ल्स, अगर 50 के 50 लड़के ही हुए तो 180 इंटू 50 आप कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 90। ठीक है, 1.80 इंटू 50, तो ये 0 आ जाएगा, 18×5 = 90। देन इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 इंटू 50, तो हो जाएगा 130। और ओवरऑल कितना था? 118। माइनस कर देंगे तो यहां पर आया है 28 और यहां आ गया है आपका 12। कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 3 और 7। टोटल था वही 10। 10 की वैल्यू आपकी 50 है, तो 1 की वैल्यू 5 और 7 की वैल्यू हो जाएगी 35। तो एक ये अल्टरनेट तरीका है कि जिसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। या फिर एक, मैं क्या बोला था, एक ही तरह का, अगर टोटल की बात है तो ये टोटल निकाल दो। अगर ईच मतलब प्रत्येक का निकालना, एक एक का, तो वहां सॉल्व कर लो। दोनों ही जगह से ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 alloy contains silver and copper in the ratio 5:1 and the other contains in the ratio 7:2, same way silver or copper respectively. What ratio of the two must be melted together so as to make the ratio of silver and copper 4:1? बोला हुआ है क्या, एक मिश्र धातु में चांदी और कॉपर, मतलब सिल्वर और कॉपर 5 संबंध 1 के अनुपात में है, दूसरे में क्रमशः 7 संबंध 2 के अनुपात में है। चांदी और तांबे का अनुपात 4 संबंध 1 बनाने के लिए दोनों को किस अनुपात में पिघलाना चाहिए? अब ये रेशियो है, क्या करना है? देखो, वही मिल्क और वाटर की तरह है। आपको क्या करना है, या तो आप सिल्वर लेके चलो, या फिर आप कॉपर लेके चलो। ये 3 रेशियो हमारा दिया हुआ है। अगर मैं सिल्वर लेके चलता हूं यहां पर, तो ये आपका होगा क्या? फ्रैक्शन ऑफ सिल्वर। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सिल्वर मतलब आपका चांदी का जो भाग है, भिन्न है, वो कितना है? तो आप देख पा रहे होंगे वो 5 था, लेकिन 5 था कितने में से? तो 6 में से। यहां मैं बात करूं तो 7 था, लेकिन था कितने में से? 9 में से। 7 2 9। ये है 4 कितने में से? 5 में से। यही है। अब या तो आप यहीं पर माइनस प्लस ऐसे कर बैठो, अगर आप कर पाते हो तो, या एक काम करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका? जो डिनोमिनेटर है सबका। 6 और 9 का तो 18 हो जाएगा, और 18 इंटू 5 आ जाएगा 90। 90 से आप क्या करो, यहां पर सब में मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये इंटीजर फॉर्म में आ जाए। 7/9 यह आ जाएगा 4/5 कितने से? 90। 90 यहां पर भी 90। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यह आएगा 15, यह आ जाएगा 18 10। यहां एक नया रेशियो बना, देखो 15 5 जाया 75, जबकि 7 इंटू 10 हो जाएगा आपका कितना? 70, और 18 इंटू 4 हो जाएगा 72। बस यहां से कर दो, ये 2 और ये 3, 2:3 आपका आंसर आ चुका है, ये डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप माइनस कर सकते हैं तो यहां पे देखिए, ये आएगा कितना? 30, और ये 5 5 जा 25, ये हो गया 1, क्योंकि 6 4 जा 24। अब ये दोनों का कितना होता है? तो 9 45 हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 9 4 जा 36, 1 हो गया। कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से ये 3, 15 से ये 2। रेशियो की अगर बात करेंगे तो 2:3, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, तो यहां आ गया 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
इसी पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत आसानी से और अच्छे से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं इसके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 2 vessels contains milk and water in the ratio 9:1 and 2:3. In what ratio should mixture of both vessels is mixed which contains milk and water in the ratio 7:3? दिया हुआ है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 9:1 और 2:3 है। दोनों बर्तनों का मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? सेम वही जैसा पिछला क्वेश्चन था। तो ये कितना 9/10, ये कितना 2/5 और ये 7/3। एक काम करें, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करके आप क्या लिख सकते हो 4/10, 10 10 10, ये सॉरी यहां पर 7 कितना था 10 था ना, हाँ 7/10। देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, बस न्यूमरेटर से मतलब है अब तो 4 और 7 का डिफरेंस 3/10 करना है तो लिख दो, और ये हो जाएगा 2/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, बस इसको इतना ही करना था, ये एकदम इजीली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सेम वही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 vessels contains milk and water in the ratio 5:7 and 12:13. In what ratio should mixture of both vessels is mixed which contains milk and water in the ratio 7:9? 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:7 और 12:13 है। दोनों बर्तनों का मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:9 है? सेम वही काम करना है, कितना 5/12, 12/25 और यहां है 7/16। अब इन सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम लेके चलना है। अब एलसीएम लेके चलेंगे तो देखो ये तो ऐसे ही दोनों के दोनों क्या है आपके को प्राइम है, उसके अलावा 3 और चाहिए यहां से, तो 16 × 25 करना बड़ा आसान है। 16 × 25 को अब लिख सकते हैं 100/4, कैंसिल आउट हुआ 4, कितना आ गया 400। ठीक है, तो 4 × 3 कर देंगे तो 1200, मतलब 1200 से हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1200 और 1200, तब जाके यहां पर आपका क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ये कैंसिल आउट होके, यहां से ये कैंसिल आउट अगर करेंगे 25 से तो ये आया पहले 4, फिर 0, फिर आ जाएगा कितना आपका 8। ठीक है, नहीं 408 ही तो आ रहा है, तो ये 408 आ रहा है। ठीक है, 16 से ये करेंगे तो हो जाएगा 7 और फिर आएगा आपका 5, ये तो 48 ही आ रहा है ना, एक मिनट, हाँ ये इतना ज़्यादा कहाँ आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है। तो ये तो 4 आया और 200 बच गया ना, अभी तो 48 सिंपल, 16 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 75 आएगा, हाँ वैसे भी आएगा। ठीक है, 16 48 बाकी ठीक हो गया। तो ये 12 × 48 करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 96 और 12 चौक 48 और 9 आपका 57। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 5 जा हो जाएगा 35 और 7 7 जा हो जाएगा 49 और 3 आ जाएगा आपका 52। कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 25, यहाँ से ये माइनस करेंगे
तो ये आ जाएगा 51। कुछ भी कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज आपका सही जवाब हो जाएगा। 51:25 ये है, और यह हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। यहां कैंसिल आउट होते हुए कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल गया है एलिगेशन यूज करने का। बस एलिगेशन हमें यूज करना ही सीखना था और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। सिल्वर इज 16 times heavier than water and aluminium is 7 times heavier than water। किससे कंपेयर हुआ है? वाटर से। किसका? एक तो सिल्वर का और दूसरा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का, ठीक है। चांदी जो है वो पानी से 16 गुना भारी है और एल्यूमिनियम पानी से 7 गुना भारी है। ठीक। In which ratio both the metals will be mixed so that the alloy will become 13 times heavier than water? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि जो मिश्र धातु बनेगा वो पानी से 13 गुना भारी बनेगा? ये लो 16, ये 7, ये 13, बस यहां से ये आ जाएगा कितना? 6 और ये होगा 3, कैंसिल आउट हो जाएगा 2:1। 2 संबंध 1, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये होता है एलिगेशन, जिसके यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक चीज आप ध्यान रखिए, लगातार उस चीज को बोला भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपके लिए ही लिंक्स दिए गए हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप का या टेलीग्राम चैनल का हो या इंस्टाग्राम का हो या फिर फेसबुक का हो। इवन गूगल फॉर्म जो है हमारा वो भी है। गूगल फॉर्म में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज वगैरह दे सकते हैं, और आपको जो है हमारे जो भी करियर एक्सपर्ट हैं वो आपको कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इवन हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, आपको पूरा मेंटोर करना है, गाइड करना है आपको, ताकि इस बार किसी भी तरह सिलेक्शन ले, अगर नहीं ले पाते हैं तो भी यह है कि एक प्रॉपर प्रिपरेशन होगी रहेगी। अगर फर्स्ट टाइम वाला है तो, अगर रिपीटर है तो उसको तो लेना है, बहुत ही मेहनत करके लेना है। ठीक है, तो बने रहिएगा साथ में। बाकी शेयर कर दीजिए वीडियोज, जितनी भी वीडियोज आ रही हैं लगातार। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि 60 डेज तक चलने वाली है। तो इन वीडियोज को आप अपने उन फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जिन्हें मैथ्स के बेसिक में प्रॉब्लम होती है, जो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो ये सब चीज़ों को अगर ध्यान में रख के और आप उनको भी ये वीडियो शेयर करते हो तो हो सकता है कि उनको फ़ायदा हो जाए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि मैथ्स के बेसिक्स मिल जाएंगे, या फिर आपके घर में या फ्रेंड्स कोई ना कोई तो होगा जो प्रिपरेशन कर रहा होगा, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी जोश के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।